अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका टीचर सर उसामा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल स्टूडेंट स्टार एजुकेशन। इस वीडियो में आज हम क्लास 9 1.1 नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करवाया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पर भी लिखा है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल फ्रैक्शन। यानी कि आपको फ्रैक्शन दी जाएगी और आपसे कहा गया है सबसे पहले कि आप सबसे पहले इसे तो कन्वर्ट करें। जैसे कि आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 जो है आपके पास वो है 5/8। ये क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 5/8। यहाँ पर आपके पास ये सवाल दिया गया है और कह रहे हैं कि इस फ्रैक्शन को आप सबसे पहले कन्वर्ट करें डेसिमल फ्रैक्शन में, डेसिमल फॉर्म में। अब हम इसे किस तरह करते हैं? आसान तरीका तो ये है कि आप सबसे पहले 5 को 8 से डिवाइड कर दें। कैलकुलेटर आप सब तमाम बच्चों के पास होगा। यहाँ पर मैंने 5 को डिवाइड किया 8 से, आंसर आ रहा है 0.625। आंसर आ रहा है 0. सॉल्यूशन की पहले हेडिंग लिख लेते हैं, सॉल्यूशन। आंसर आ रहा था 0.625। 5/8 को जब डिवाइड किया तो आंसर आ गया 0.625। अब यहाँ पर आपने डेसिमल फॉर्म में तो इसे चेंज कर दिया। अब आगे कहा जा रहा है आल्सो इंडिकेट देम एज टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। यानी कि ये जो आपको फ्रैक्शन दी गई थी, जिसे आपने इस फ्रैक्शन को सॉल्व किया, आंसर आपके पास आ चुका है। अब इस आंसर को ऑब्ज़र्व करना है, देखना है और ये ऑब्ज़र्व करना है कि इस आंसर को मैं टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म कह सकते हैं हम या नहीं कह सकते। टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म किसे कहते हैं? मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको 2 से 3 पॉइंट आपको बताए थे। पहला पॉइंट क्या था? टर्मिनेटिंग हम उसे कह सकते हैं जिसमें पॉइंट के बाद डिजिट की तादाद 2 हो, 3 हो या 1 हो, 2 हो, 3 हो। अगर इन 1 है या 2 है या 3 है या 3 से कम डिजिट हैं तो उस फॉर्म को हम टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन फॉर्म कह सकते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म भी कह सकते हैं। अब यहाँ देखें, पॉइंट के बाद डिजिट 3 है तो हम इसे क्या कह सकते हैं? टर्मिनेटिंग, मैंने यहाँ लिखा टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म। ये है आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है 4/18। आपको क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 2 4/18। अब यहाँ पर भी आपको बताना है कि ये जो फ्रैक्शन है इसे मैं टर्मिनेटिंग डेसिमल या नॉन टर्मिनेटिंग, दोनों में क्या हम टर्मिनेटिंग कह सकते हैं या नॉन टर्मिनेटिंग। सबसे पहले क्या करेंगे, इसे डिवाइड करते हैं। 4 को डिवाइड किया आपने 18 से, यानी कि 4 डिवाइडेड बाय 18, आंसर आ रहा है 0.222। यानी कि आंसर आ गया आपके पास। यहाँ पर सॉल्यूशन की हेडिंग लगा लेना है सबसे पहले तो, सॉल्यूशन। आंसर आ रहा था 0.4 को 18 से डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 0.22222। यानी कि अब
इस आंसर को देखकर ऑब्ज़र्व करना है कि इस आंसर को, ये जो अभी हमने 4/18 को सॉल्व किया, आंसर ये आया, क्या इसे हम टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म कह सकते हैं या नहीं। पहला पॉइंट क्या था कि अगर पॉइंट के बाद डिजिट की तादाद 2 हो, 3 हो, तो हम उस फॉर्म को टर्मिनेटिंग फॉर्म कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर पॉइंट के बाद 3 से ज़्यादा हैं। अब पिछले सवालों में हमने ये भी पढ़ा था कि अगर पॉइंट के बाद 3 डिजिट से ज़्यादा डिजिट हैं तो उसे हम टर्मिनेटिंग नहीं बल्कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म कह रहे थे, ये पढ़ा था। लेकिन अब यहाँ पर पॉइंट के बाद 3 से ज़्यादा रकम है, क्या इसे टर्मिनेटिंग कह सकते हैं या नॉन टर्मिनेटिंग कहेंगे। क्योंकि यहाँ पर पॉइंट के बाद 6 डिजिट हैं, कहना चाहिए नो टर्मिनेटिंग। लेकिन अब हम ये देखते हैं यहाँ पर टर्मिनेटिंग क्यों कह सकते हैं। इस वजह से मैंने पिछली वीडियो में भी आपको ये बात बताई थी कि अगर पॉइंट के बाद 3 से ज़्यादा डिजिट हों, लेकिन ऐसी डिजिट जो आपस में कोई पैटर्न फॉलो कर रहे हों, तो ऐसी डिजिट को हम टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म ही कहते हैं। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखें 2 की तादाद 6 है, यानी कि डिजिट 6 तो है, लेकिन पैटर्न फॉलो हो रहा है, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, तो इसलिए इसे भी क्या कह सकते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म। ठीक है, ये है आपका आंसर। अभी यहाँ पर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का पूछा जा रहा है, लेकिन हम यहाँ पर टर्मिनेटिंग के साथ साथ एक वर्ड और यूज़ कर सकते हैं, टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फॉर्म। किस वजह से कर सकते हैं, क्योंकि इस वजह से यहाँ पर पैटर्न, कोई ऐसे सवाल जिसको सॉल्व करने के बाद डिजिट की तादाद 3 से ज़्यादा हो पर उसमें कुछ पैटर्न फॉलो हो रहे हों, तो हम उसे टर्मिनेटिंग तो कह सकते हैं, लेकिन टर्मिनेटिंग के साथ साथ रिकरिंग का भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपसे टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का कहा गया है, तो इस वजह से अभी हमने टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म ही लिखा। लेकिन अगर ऐसा हो कि आपके एग्ज़ाम में MCQs के तौर पर आ जाएं और वहाँ पर ऑप्शन ये ना हो, बल्कि वहाँ ऑप्शन हो टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फॉर्म, तो फिर आप टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म में टिक आउट करेंगे तो आंसर गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रिकरिंग का वर्ड भी इस्तेमाल होगा। तो इसका आंसर, प्रॉपर आंसर क्या हो सकता है, टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फॉर्म। मैंने रिकरिंग इसलिए नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग की बात हो रही थी। उम्मीद है ये आप लोगों को समझ में आ गई होगी। इसका सवाल नंबर 3 देख लेते हैं। 1/15 पार्ट 3 में लिखा हुआ है 1/15। अब इसे सॉल्व किस तरह करेंगे, 1/15, 1 यानी कि 1 को डिवाइड कर देते हैं 15 से, तो आंसर आएगा 1 डिवाइडेड बाय 15। आंसर आ रहा है 0.0666। मैंने यहाँ लिखा पहले सॉल्यूशन की हेडिंग, आंसर आ रहा था 0.066666 और लास्ट में 7। तो यहाँ पर क्या हम इसे टर्मिनेटिंग कह सकते हैं या नहीं। पहली बात, पहला पॉइंट क्या था जो हमने समझा था कि पॉइंट के बाद 3 से कम हो तो टर्मिनेटिंग, और अगर पैटर्न फॉलो हो रहा हो तब भी हम टर्मिनेटिंग कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर पॉइंट के बाद पहली डिजिट 0 फिर 6, यानी कि ये दोनों अलग हैं।
और यहाँ पर भी 6, यहाँ पर भी 6 और लास्ट में 7, यानी कि यहाँ पर कोई पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा। तो हम इसे यहाँ क्या लिख सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म। अच्छा, अब यहाँ पर एक वर्ड और इस्तेमाल कर सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फॉर्म। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल फॉर्म का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 है 49/8। यहाँ पर मैंने लिखा 49/8 लिखा हुआ है, ये मिटा दूँ मैं, ये मैंने मिटा दिया यहाँ पर। (49/8) क्वेश्चन है 4 पार्ट 4 49/8। सॉल्यूशन की हेडिंग, अब यहाँ पर किस तरह सॉल्व करेंगे, फिर जल्दी से इसे डिवाइड कर लेते हैं कि 49 डिवाइडेड बाय 8। आंसर आएगा आपके पास, कैलकुलेटर में आंसर आ रहा होगा 6.125, यानी कि मैंने यहाँ पर लिखा 6.125। अब इसे टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म कह सकते हैं या नहीं, या नॉन टर्मिनेटिंग। यहाँ पर पॉइंट के बाद डिजिट 1 2 3 हैं डिजिट, तो हम इसे क्या कह सकते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 भी बिल्कुल इसी तरह है, 207/15। यहाँ मैंने लिखा 207, यहाँ लिखते हैं पार्ट 5 है 207/15। सॉल्यूशन की हेडिंग, टू 207 को 15 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आएगा 207 डिवाइडेड बाय 15। आंसर आ रहा है 13.8, मीन्स 13.8 जो है यहाँ पर इसका आंसर 13.8। इसे टर्मिनेटिंग कह सकते हैं या नॉन टर्मिनेटिंग। पॉइंट के बाद 1 डिजिट, तो हम यहाँ पर इसे टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म ही कहेंगे। ठीक है। इसका लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 6, यहाँ पर लिखा हुआ है 50/76। ये मैंने मिटा दिया यहाँ पर। यहाँ लिखा हुआ है 50 पार्ट नंबर 6, पार्ट 6 50/76, 50/76। अब इसे सॉल्व करना है, किस तरह सॉल्व करें। सबसे पहले सॉल्यूशन की हेडिंग लगाते हैं, उसके बाद 50 को डिवाइड करते हैं जल्दी से कैलकुलेटर से। 50 को डिवाइड करेंगे, 50 डिवाइडेड बाय 76। ठीक है। आंसर आ रहा है 0.657। यहाँ लिख देता हूँ मैं 0.657 894
4 और 7 3, यानी कि और आगे हैं, आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है हमें, दो यही इतने ही डिजिट देखकर आंसर पता चल रहा है। यहाँ पर डिजिट की तादाद 6 है और कोई पैटर्न भी फॉलो नहीं हो रहा, तो हम यहाँ बिल्कुल आसानी से देखकर समझ सकते हैं कि ये इसका आंसर क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन नंबर 2 थे। क्वेश्चन नंबर 2 के 1 to 6 पार्ट आज हमने करे हैं और उम्मीद है आप तमाम स्टूडेंट्स को ये सवालात समझ में आए होंगे। अगर अब भी किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर जाकर टेक्स्ट कर सकते हैं या टेक्स्ट कर सकती हैं। इंशाल्लाह हम उसे दोबारा डिस्कस कर लेंगे। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपकी बुक में एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 3 कहा जा रहा है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रैशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। यानी कि आपको ये नंबर दिए गए हैं और कहा जा रहा है कि आपने नंबर लाइन से रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर मैंने ये मिटा दिया सारा। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, यहाँ पर मैंने लिख लिया क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अच्छा नंबर लाइन किसे कहते हैं? देखिए, एक तो आपने तमाम बच्चों ने ये कंसीडर करते हैं कि ये एक लाइन है, ठीक है, ये एक लाइन है और हमने कंसीडर किया ये वाला जो सेंटर जहाँ मैं ये पॉइंट लगा रहा हूँ, इसे हमने कंसीडर किया कि ये सेंटर पार्ट है इस लाइन का। अब सेंटर पार्ट में आप तमाम स्टूडेंट्स को पता होगा जो वैल्यू होती है वो 0 के बराबर, ठीक है। और अगर हम इस पॉइंट से राइट साइड की तरफ जितने भी आगे चले जाएं, वहाँ पर जो वैल्यूज़ हैं वो ऐड होते चले जाती हैं और वैल्यूज़ जो ऐड होती हैं वो पॉजिटिव ऐड होती हैं। लेकिन जब हम पॉइंट से सेंटर पॉइंट से लेफ़्ट की जानिब आएँ, जैसे यहाँ से अगर हम इस तरफ आते हैं तो वैल्यूज़ में यहाँ पर जैसे प्लस का साइन था तो यहाँ पर माइनस का साइन आ जाएगा। अगर यहाँ पर +1 तो यहाँ पर इस तरफ -1। अगर यहाँ पर +2 होगा तो यहाँ पर -2, -3, -4, -5। यानी कि मैंने कंसीडर कर लिया यहाँ से यहाँ तक का जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट मैंने कंसीडर किया ये है 1 के बराबर, ठीक है। उसके बाद वाला जो पॉइंट है मैंने कंसीडर किया ये वाला पॉइंट ये है 2 के बराबर, ये वाला पॉइंट है 3 के बराबर, ये वाला पॉइंट है 4 के बराबर। इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं ताकि हमें बात समझ में अच्छे से आ जाए। इस पॉइंट को मैंने कंसीडर कर लिया 4 के बराबर और इस पॉइंट को कंसीडर कर लिया 5 के बराबर, ठीक है। इसी तरह इधर पॉइंट कंसीडर किया -1 के बराबर, -1 नाम दे दिया। ये वाला पॉइंट -2, ये वाला पॉइंट -3 और ये वाला पॉइंट -4 और ये वाला पॉइंट -5। इसे इस लाइन को थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। अब ये तो आपने स्केल में भी देखा होगा, स्केल में भी इसी तरह होता है 1 2 3 4। लेकिन अब जो 0 से 1 के दरमियान, ये तो अभी हमने कंसिडर किया ना, यहाँ से यहाँ तक 1 है, फिर यहाँ से यहाँ तक 2 है। अब 0 से 1 के दरमियान भी जो तो वैल्यूज़ होती हैं 0.8, 0.9, 0.6, 0.5, 0.4। इस 0 से डायरेक्ट 1 थोड़ी ना आ जाती है, बल्कि 0 से 0.1, 0.2, 0.3, फिर 0.9, फिर आता है 1 का नंबर। तो यहाँ पर मैंने एक लाइनें बना दी 1 2
3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ठीक है, ये नंबर लाइन कहलाती है। यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ठीक है, यहाँ पर भी इसी तरह करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। 1 2 3 4 5 6 7, ये बहुत करीब हो गया, 8 9 और ये 10। ये वाला पॉइंट हम इस जगह बना लेते हैं। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। यहाँ से ही मैंने पॉइंट मिटाया और ये पॉइंट मैंने यहाँ पर बना लिया। ठीक है, अब इसी तरह माइनस में भी करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 10। ये तो मैंने जो ये लाइनें बनाई हैं इसमें डिस्टेंस किसी दो वैल्यूज़ का कम है, कहीं पे ज़्यादा है, ये तो मैंने ऐसे कंसिडर किया है, लेकिन ये प्रॉपर तरह से ये लाइनें बनती हैं। अब हम क्या करेंगे, ठीक है। अब तो ये मैंने लाइन बना ली। अब जो आपके पास क्वेश्चन था वो क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1 था 8/10, यानी कि 8 मैंने पार्ट 1 लिखा 8/10। क्वेश्चन मुझे ऊपर लिखना चाहिए लेकिन मैंने नीचे लिख लिया, कोई बात नहीं, आप लोग। अच्छा, यहाँ पर लिखा हुआ 8/10। अब आपसे ये कहा जा रहा है ये जो फ्रैक्शन फॉर्म है, यानी कि जो फ्रैक्शन आपको दिया गया है फ्रैक्शन, इसे आपको रिप्रेजेंट करना है कि ये जो नंबर लाइन है, मैंने तो यहाँ तक 5 तक बनाई है, अगर आपको ज़रूरत हो तो आप और भी बड़ी कर सकते हैं, यहाँ से 5 6 7 8 9 10 यहाँ पे भी बड़ी कर सकते हैं। लेकिन अब सवाल में क्या कहा जा रहा है, ये जो फ्रैक्शन है इसे आपको रिप्रेजेंट करना है कि लाइन के किस पॉइंट पर इस फ्रैक्शन को मैं लिख सकता हूँ। अब ऐसा नहीं होगा हम अपने मर्ज़ी से लिख लें, जहाँ दिल चाहे वहाँ लिख लें, समझ में नहीं आ रहा बस जो जगह अच्छी लगी उठाई और वो वैल्यूज़ लिख दी, नहीं, वो फिर एग्ज़ाम में वो सवाल कट जाता है। तो अब इसे किस तरह हम पहचानेंगे कि लाइन की किस तरफ लिखें, राइट साइड पे लिखें, लेफ़्ट साइड पे लिखें, ये भी समझ में नहीं आ रहा, किस तरह समझ में आएगा। सबसे पहले हम इसे सॉल्व करते हैं। किस तरह सॉल्व करेंगे, जैसे आप पीछे कर रहे थे, 8 को जल्दी से डिवाइड करते हैं 10 से, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.2। ये अब आपके पास आंसर आ गया 0.2। अब आंसर को आपको ऑब्जर्व करना है कि ये आंसर पॉजिटिव में है या नेगेटिव में। अगर आंसर पॉजिटिव में हो तो आपकी वैल्यूज़ यहाँ पर पुट होंगी, अगर आंसर नेगेटिव में आ जाए तो वैल्यूज़ कहाँ पर पुट होंगी, इस तरफ। अब यहाँ पर 0.2 लिखा हुआ है, यानी कि 0.2 नंबर लाइन में 0.2 की जगह कहाँ पर है, किस जगह, कैसे पता चलेगा। अभी यहाँ पर 0, यानी कि ये पॉइंट जो है वो 0 के बराबर। अच्छा, 0 के बाद 1 तक जाने में कितनी लाइनें हैं, 10th लाइनें होंगी, 9 फिर ये 10। अब इस 10 का मतलब क्या था, ये जो पहली लाइन है ये बराबर है 0.1, दूसरी लाइन 0.2, तीसरी लाइन 0.3, इसी तरह 0.9 फिर जाकर 1 के बराबर। तो यहाँ पर देखें ये लाइन नंबर 2 0.2 आंसर आ रहा था, तो हम लाइन नंबर 2 पे क्या कर सकते हैं, इस फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि पॉइंट लाइन नंबर ये है 2, तो इसके ऊपर मैंने क्या लिखा 8/10।
10, ये है आपका आंसर। यानी कि इसे सॉल्व करके आपको नंबर लाइन में शो करना था। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब इसके अगर नहीं आई तो इसके बाद जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। इसके बाद जो आपके पास क्वेश्चन है, अब देखें यहाँ पर क्वेश्चन क्या है। अभी पार्ट 1 में पॉजिटिव वैल्यू थी 8/10, अब पार्ट 2 क्या है, नेगेटिव। यानी कि पार्ट 2 का आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर, यानी कि अगर पार्ट 2 में लिखूँ तो आपकी बुक में दिया गया है 8/10, तो इसका आंसर माइनस में 0.2 आएगा। अब यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू है तो यहाँ पर नेगेटिव है। आंसर जब पॉजिटिव आया था तो हम इस तरफ गए थे, अब जब आंसर नेगेटिव आ गया तो अब हम इधर नहीं बल्कि इस तरफ आएंगे। अब यहाँ पर भी 0, 0 के बाद लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, 0.2, तो यहाँ पर मैंने डॉट 0 पॉइंट, यानी कि ये फ्रैक्शन मैंने लिखा 8/10 माइनस का, ये है इसका आंसर। आप क्या करेंगे, मैंने तो एक ही नंबर लाइन में आंसर लिख लिया। आपने क्या करना है, अगर एक क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के बाद एक नंबर लाइन बनानी है, फिर उसका आंसर उस नंबर लाइन में, फिर जब आप दूसरा क्वेश्चन उतारेंगे फिर दोबारा नंबर लाइन बनानी है। फिर ऐसा नहीं है कि आपने एक सफ़े में सारे क्वेश्चन कर लिए और एक लाइन में एक बड़ी सी लाइन खींच दी, नंबर लाइन बना ली और सब के आंसर एक ही लाइन में। यह आपकी कॉपी में शायद आपको अच्छा लगे, लेकिन पेपर की कॉपी में जो रीचेकर होते हैं, जो टीचर होते हैं, उनको बिल्कुल भी ये कॉपी अच्छी नहीं लगती, उनको तो नफ़रत होती है इसी कॉपी से। तो हम अगर यहाँ पर कर रहे हैं तो कोशिश करें ना करें, क्योंकि फिर अगर हम यहाँ करेंगे तो फिर आदत ख़राब होगी, गलती से वहाँ पर भी हो सकता है। तो अभी हम कोशिश करेंगे सही से काम प्रॉपर तरीके से करने की, ताकि हमारी बाद में भी गलतियाँ ना हो। ठीक है, ये पार्ट 2 हो गए। इसका पार्ट 3 जो है लिखा हुआ है 1/, यानी कि पार्ट 3 है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ पार्ट 3, 1 और 1/4। भाई ये कौन सी बीमारी है, ये किस तरह का सवाल आ गया, ये कुछ बच्चे देखकर इसे कंफ्यूज हो जाते हैं। 1/4 यानी कि इसे भी फ्रैक्शन कहते हैं, लेकिन कौन से फ्रैक्शन कहते हैं पहले अब इस पर डिस्कस करते हैं। देखिए, ये जो 1 है, इस 1 को हम होल नंबर कहते हैं। इस 1 को क्या कहते हैं, होल नंबर। अच्छा, जिस फ्रैक्शन के साथ होल नंबर आ जाए उस पूरी फ्रैक्शन को हम कहते हैं मिक्स फ्रैक्शन। क्या कहते हैं भाई, मिक्स फ्रैक्शन। अच्छा, अब इस मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करने का तरीका क्या है, वो सॉल्व करने का तरीका ये है कि सबसे पहले ये जो डिनोमिनेटर है, इस डिनोमिनेटर को आपको होल नंबर से क्या करना है, मल्टीप्लाई। किस तरह, देखें मैं यहाँ पर रफ में समझा कर दिखाता हूँ, थोड़ा सा गंदा हो जाएगा लेकिन आपको समझ में आएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो डिनोमिनेटर 4 है ना, इसे आपको मल्टीप्लाई करना है किससे, होल नंबर के साथ। क्या किया मैंने, मल्टीप्लाई। अब जब डिनोमिनेटर को इससे मल्टीप्लाई कर लिया, उसका जो आंसर आ जाए, जैसे कि यहाँ पर आंसर आ रहा है 4 1 ज़ा 4, वो हमने अपने जहन में लिख लिया, आंसर आया है 4। फिर क्या करना है, उस 4 को जो न्यूमरेटर होगा उससे क्या करेंगे, यानी कि अब इससे आपको इससे क्या करना है, प्लस करना है। आंसर क्या हो गया, 4 + 1 यानी कि 5। इंक ख़त्म हो गई, यानी कि 5। क्या लिखा मैंने, 5। और डिनोमिनेटर में जो 4 है इसमें किसी किस्म की चेंजिंग नहीं होगी। अब ये क्या हो गया, 5/4, यानी कि आपको पहले मिक्स फ्रैक्शन दिया गया था, इस मिक्स फ्रैक्शन को हमने सॉल्व करके फ्रैक्शन में चेंज किया। अब इसे दोबारा सॉल्व करेंगे, फिर इसे डेसिमल में चेंज कर देते हैं अपनी आसानी के लिए। क्यों, ताकि हमें नंबर लाइन का पता चले, इस फ्रैक्शन को यानी कि जो मिक्स फ्रैक्शन है इसे हम किस जगह पर किस प्लेसमेंट में रख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या किया आपने, जल्दी से 5 को डिवाइड किया, 5 डिवाइडेड बाय 4, आंसर आ रहा है 1.25। अब 1.25 यहाँ पर मैंने लिखा। अच्छा, पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव, पॉजिटिव 1.25, यानी कि देखें यहाँ पर तो 1 की बात हो गई थी, ठीक है, यहाँ तक है 1, ठीक, ये हो गया 1। अब 1 से 2 में जाने के लिए 1.25
1.25, क्या था आंसर है 1.25। पहले मैं आंसर लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को भी थोड़ी सी आसानी हो जाए। मैंने लिखा यहाँ पर 1.25, ठीक है। अब 1.25 का मतलब क्या है, 0 से यहाँ तक 1, फिर 1 के बाद फर्स्ट डिजिट 2, 1 और ये 2 यहाँ, यानी कि इधर आ गया आंसर। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ना 1.2 के बाद 1.3 है, यहाँ 3 है, तो 3 से पहले, यानी कि अगर आपके पास एक कोई मिसाल के तौर पर मेरे हाथ पे ये मार्कर है, अगर मैं ये कहूँ कि इस मार्कर के 2 हिस्से करने, तो बेवकूफ़ ही शख्स होगा जो इस मार्कर को यहाँ से काट दे या इस तरफ से। अगर प्रॉपर 2 या चालाक होगा, अगर कोई प्रॉपर इसे, अगर मैं कहूँ कि भाई इसे डिवाइड करना है 2 लोगों में, और अगर मैं कहूँ भाई प्रॉपर तरीके से करना है, तो इसको हम हाफ़ कहाँ से करेंगे, सेंटर पार्ट से, यानी कि एक के, तो यहाँ पर भी देखें, यहाँ पर क्या होगा 2 और 3 के दरमियान भी, जैसे हम स्केल में और फिज़िक्स में पढ़ते हैं, जैसे आपने स्केल में देखा होगा, यानी कि मीन्स यहाँ से मैं बना के दिखाता हूँ, यहाँ पर ऊपर बना देता हूँ। यहाँ पर आपने स्केल में देखा होगा, यहाँ से यहाँ तक 1 इंच होता है, ऐसे ही देखा होगा आपने, 1 इंच, ठीक है। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक 1 इंच, फिर इसके दरमियान यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर होता है। स्केल में आप जब ऑब्ज़र्व करेंगे ना, स्केल को अच्छे से देखेंगे तो आपको ये चीज़ें दिखेंगी। यहाँ से यहाँ तक फिर 1 सेंटीमीटर, फिर 1 सेंटीमीटर के अंदर भी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर के अंदर भी मिलीमीटर, जब हम गौर से देखते हैं ना तो मिलीमीटर की भी लाइनें बनी हुई होती हैं। तो यहाँ पर भी दरअसल इसी तरह है। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, 1.2 और यहाँ पर 3 है, इसके सेंटर पे, इन दोनों लाइन के सेंटर पे एक पॉइंट बनाते हैं, यानी कि यहाँ पर। और ये जो आंसर आया है 1/, मिक्स फ्रैक्शन का 1 और 1/4, ये होगा आपका आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 3, यानी कि क्वेश्चन 3 पार्ट 3। पार्ट 4 क्या होगा, यहाँ पर माइनस आ गया, तो जैसे हमने यहाँ पर लिखा, अब आंसर इसका यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास 4 हैं और 5 भी इजी है, 2/3 जब आप उसे सॉल्व करेंगे। उम्मीद है आप लोग को आसान ही लगेगा, कोई मुश्किल नहीं होगी, ठीक है। तो अगर आप तमाम स्टूडेंट से दोबारा एक दफ़ा आपसे दरख्वास्त ये है कि अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आए आपको, या कोई प्रॉब्लम हो, या कोई ऐसी छोटा सा भी पॉइंट अगर आपने समझ में नहीं आया, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। पूछने का तरीका मैंने आपको बार बार बताया है कि आप कमेंट बॉक्स में जाएं और वहाँ पर आप अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस करें। इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आपकी उस प्रॉब्लम का सलूशन बताऊँ। थोड़ा सा टाइम कम मिलता है, फ्री बहुत देर से होते हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए इतना कर सकते हैं कि आप लोगों को सलूशन बताया जाए ताकि आपकी स्टडी अच्छे से अच्छी हो सके, ठीक है। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हम फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और लास्ट में, अगर किसी स्टूडेंट ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दरख्वास्त है कि आप उसे सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि जब आप सब्सक्राइब कर लेंगे, जैसे ही चैनल पर इस साइट पर कोई भी वीडियोस अपलोड होगी तो आपको पता चल जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगी। वरना कभी कभार क्या होता है, हमारी थोड़ी सी लापरवाही की वजह से हम थोड़े से पीछे हो जाते हैं, अपने मकसद से पीछे हो जाते हैं। तो आपने अपना मकसद को छोड़ना नहीं है, अपने गोल को सेट रखना है और हर रोज़ आपको मेहनत करनी है। और इस तरह मेहनत करनी है, जैसे कहते हैं खामोश मेहनत इतनी खामोशी से करें कि जब आप कामयाब होएं तो कामयाबी शोर मचाते हुए आए, तो आपके बराबर वालों को ही पता होगा, हाँ भाई बराबर में कुछ हो रहा है। तो दरख्वास्त है कि आप टाइम दें, स्टडी करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। इंशाअल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।